उन्होंने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सवाल लोकतंत्र के आपसे लेने की हिम्मत नहीं दिखाई है। मीडिया जिनको वो बुलाते हैं, जो पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं, फिर मौसम आ गया, दोबारा इंटरव्यू होगा तो वही सवाल फिर खड़ा होगा, सवाल वही रहेगा क्योंकि सीजन ऐसा है। राष्ट्रीय मुद्दा वही बनता है गोदी मीडिया के अंदर, जो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले कि भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर धर्म के आड़ पर ये वोट और सत्ता हासिल कर जाएं, उसे राम भक्तों ने ही ठुकरा दिया। आज कहीं ये मुद्दा नहीं बन पाया क्योंकि राम भक्तों ने इसे मुद्दा भाजपा के लिए बनाकर उसे सत्ता हासिल करने का मौका नहीं दिया है। महिलाओं की आप बात कर रही हैं, ऑल इंडिया महिलाओं की कंडीशन पे आप बात कर रही हैं, संसद में एक बिल लेके आया जाता है 1/3 वुमेन रिजर्वेशन के लिए, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी का समर्थन किया था, जबकि आप राहुल गांधी एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी की बात करते हैं, जबकि उनको विरोध करना चाहिए था बिकॉज उसमें रिजर्वेशन के तहत फिक्स सीटें नहीं थी महिलाओं के लिए, बहुजन महिलाओं के लिए। उसमें कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था, जबकि आरजेडी के स्पोक्सपर्सन है मनोज झा जी और ओवैसी ने उनका विरोध किया था। और आपकी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि आपकी पार्टी बहुजन की बात करती है, बट जब बिल की बात आती है तो वो बीजेपी के साथ ही चली जाती है, जबकि विरोध करना चाहिए। करता है कि एक महिला पत्रकार से इस तरह का सवाल आना कि वो असुरक्षित महसूस कर रही है। बिल्कुल, रिकॉर्ड बताते हैं कि जितने हमले पत्रकारों पर भारत में हुए हैं पिछले 10 सालों में, उतने शायद देश में पत्रकारों के ऊपर इतना हमला नहीं हुआ। शारीरिक निजी रूप से उनकी जान को खतरा हो, उनकी चलती हुई कलम को रोकने के प्रयास हो, ये भारत के लिए लोकतंत्र के इस चौथे मजबूत स्तंभ को बचाने की चुनौती हम सबके सामने है। जहां तक आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम आए थे 70-50 सालों हमने ही राज किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जहाज में पत्रकार जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल लेते थे, जवाब देते थे। आज दुर्भाग्य इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत बताते हैं, लोकतंत्र का प्रहरी बताते हैं, उन्होंने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सवाल लोकतंत्र के आपसे लेने की हिम्मत नहीं दिखाई है। चंद चुने हुए, जिन्हें हम माफी चाहूंगी शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, गोदी मीडिया जिनको वो बुलाते हैं, जो पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं, फिर मौसम आ गया, दोबारा इंटरव्यू होगा तो वही सवाल फिर खड़ा होगा, सवाल वही रहेगा क्योंकि सीजन ऐसा है कि आम कैसे खाते हैं आप, है ना, टॉनिक कौन सा पीते हैं, ताकत कहाँ से लाते हैं, एनर्जी कहाँ से लाते हैं। दुर्भाग्य ये है इसका, लेकिन वो उन्हीं को आज इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना। तो दुर्भाग्य है, लेकिन मनमोहन सिंह जी का समय, राजीव गांधी जी का पत्रकारों के साथ, इंदिरा जी का पत्रकारों के साथ संवाद जिस तरह से होता रहा, हमारे नेता श्री राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आज भी अपना अखिलेश जी के साथ, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अभी फिर थे। हम इसके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं और कहीं पे भी उसमें अगर दरार लाने की कोशिश की गई है, कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, हमने ये कानून अपने जो है 5 न्याय 25 गारंटी घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम मीडिया को, चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास कर पाएंगे वो हम करेंगे। पूनम मेहता, या पूनम जी, उस प्रकरण के अलावा एक और आप महिला सशक्तिकरण, नारी न्याय की बात है, जिस तरह से राधिका खेड़ा रोती रही, सब जगह गुहार लगाती रही, क्या कारण है? क्या अलका तक उनकी शिकायत नहीं आई, या फिर महिलाएं केवल राजनीति का विषय है कि हम पर बात होगी, साक्षी मलिक का सवाल होगा, लेकिन ढाक के कोई बात नहीं। अब कांता खेड़ा कौन? मैं राधिका खेड़ा बीजेपी में चली गई, बीजेपी में चली गई ना, मैं वही कह रही हूँ, रुकिए अभी। मैं छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर थी, 3 दिन, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, पूरे 3 दिन रही और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मेरी। देखिएगा, राधिका से मेरी बात हुई, राधिका को आना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोला मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं आऊंगी, आप कर लीजिए, मैंने कर ली। उसने मेरे से कोई बात नहीं की, 3 दिन में एक बार मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया, उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर हमें यही पता लगा कि वो बीच चुनाव में समझौते के तहत भाजपा में जाने वाली है।
क्योंकि उन्हें जो है कहीं कुछ पब्लिसिटी का कुछ मिला हुआ था प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की सरकार से। उनकी माता जी जो कंपनी चलाती हैं उसका पैसा जो है भाजपा सरकार में आ गई तो रोक दिया गया है, तो उनका कुछ समझौता वो जाएंगी, तो वो जाती, उनका स्वागत था, है ना। और उसने अपने टीवी डिबेट में देखा वो सनातन मंदिर की बात कर रही हैं और वही डिफेंड कर रही थी कि जब हमारे गौरव वल्लभ गए, हमारे रोहन गए, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं ये राम मंदिर और सनातन का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस में मैं भी गई हूँ, मुझ पे तो कुछ नहीं हुआ, बाद में उसी को मुद्दा। तो ये मुद्दा महिला सुरक्षा का मैं फिर कहूँगी उसमें नहीं है। नहीं, मैं स्वाति जी का मैं फिर कहूँगी, भविष्य में क्या होगा ये भविष्य बताएगा आपको, लेकिन स्वाति के साथ जो कुछ भी हुआ है ये मैं नहीं कह रही। संजय सिंह जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये स्वीकारा कि स्वाति के साथ गलत हुआ, ये मैं नहीं, संजय सिंह जी ने कहा, और जो संजय जी ने कहा वही हमें और आपको पता लगा और उसी पर हमने अपना आगे का स्टैंड लिया कि एक वारदात होती है जिसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार करते हैं। उसके बाद हमें लगा कि अगर ऐसा हुआ है, आप भी मान रहे हैं और न्याय की बात खुद कहते हैं, उसके बाद चीजें घटनाक्रम क्या हुआ उसमें अब हम नहीं जा रहे। FIR हो गई है, कानून अपना काम करेगा। महिला स्वाति एक सशक्त महिला है, जागरूक जानकार है, उन्हें कानून कैसा कहाँ है वो न्याय मिल जाएगा। उन्हें उनकी चिंता मुझे लगता है करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। सर्वेश मैम, मेरा नाम सर्वेश है। संदेश खली में जो हुआ था, बीजेपी का प्रोपेगेंडा निकला स्कस्टिंग ऑपरेशन से, मोदी मीडिया का कोई सवाल नहीं बनता, प्रोपेगेंडा नहीं कराती, और अब स्वाति मालीवाल को लेकर या राधिका किसी को लेकर किसी के क्वेश्चन उनके चमचे में पूछते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि संदेश खली के जो स्टिंग ऑपरेशन आया उसका क्या कहना है, और दूसरा जो रेवती रमन्ना जो भाग गया है उसकी जो 3000 महिलाओं को उसकी क्या स्थिति, क्या आप उनको मिले या उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ क्या बीत रही होगी? देखिए, आपने संदेश खाली की बात की, पश्चिम बंगाल में एक घटना होती है, और उसके बाद आपने प्रज्वल रेवन्ना की कर्नाटक के हासन से सांसद की बात कही। प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चुप्पी साधी हुई है, जबकि उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, हासन के जिला अध्यक्ष सबने समय रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री को जानकारी दे दी थी कि प्रज्वल रेवन्ना को समर्थन मत दीजिए, उनके समर्थन में प्रधानमंत्री जी रैली मत करिए, क्योंकि उनके कारनामे जग जाहिर है कि 1000 बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार, बाप और बेटे का नाम शामिल आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ उसके वीडियो हैं, जो आपने टिकट दिया वो बाजार में आ जाएंगे, जो आ भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने माने नहीं, टिकट भी दिया, प्रचार प्रसार भी किया, और वो देश छोड़कर भाग गया, जिसपे चुप्पी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक शब्द नहीं बोलते। वही जब पर बात आती है आपके पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जब ये वारदात हुई, हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो है वहाँ के मेरी महिला अध्यक्ष, मैं खुद कलकत्ता जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई कि ऐसी एक घटना सामने आ रही है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो सजा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए वहाँ पर एक धर्म विशेष दिख रहा था, इसलिए वो वहाँ बोले और उसको पूरा गोदी मीडिया ने, संदेश खाली और पूरे देश में इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। राष्ट्रीय मुद्दा आपकी साक्षी मलिक को नहीं बनने दिया। राष्ट्रीय मुद्दा मणिपुर की आदिवासी बेटियों का सामूहिक बलात्कार नहीं बनता। राष्ट्रीय मुद्दा आपका जो है वाराणसी की BHU की बेटी हो या आपकी बिल्किस बानो की का मामला हो, वो नहीं बनता है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा वही बनता है गोदी मीडिया के अंदर, जो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले, उसको प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना, झूठ को बोलो बोलो बोलो, सच जब तक नहीं मान जाते लोग उस झूठ को बोलते रहो, और खुद आकर जब एक्सपोज हो जाओ तो कह दो मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। और फिर उन्हीं के वीडियो उन्हीं को बेनकाब करने के लिए बाजार में आ जाते हैं, जिसमें गोदी मीडिया के एंकर जो इनका इंटरव्यू लेते हैं वो दिखाकर पूछते नहीं, ये देखिए आप मैंने इनकार कैसे कर रहे हैं आपने। तो देश में आज मैं आपको सच बता रही हूँ, बेशक गोदी मीडिया एक तरफ हो, लेकिन डिजिटल मीडिया और आप जैसा मजबूत मीडिया का स्तंभ जो मजबूती से खड़ा हुआ, जो सच है उसे दिखा रहा है, बता रहा है। हमारे अपने सोशल मीडिया है, मेरे अगर फेसबुक का 1.5 मिलियन फॉलोअर फेसबुक पे हैं, अराउंड 1 मिलियन ट्विटर पे हैं, लेकिन हमारी रीच कम कर दी गई है। लेकिन फिर भी कोशिश है कि हम अपने लोकतंत्र की आवाज़ों को इन मंचों से उठाते रहें, और इस गोदी मीडिया के प्रोपोगेंडा के जो धन और बल और सत्ता के लालच में, दबाव में इस तरह के झूठ परोस के सिर्फ किसी को सत्ता सौंपने की कोशिश में है, वो कामयाब होते हुए इस बार दिख नहीं रहा है। पारुल जी,
Any question from you? पूछ ही लूंगी और कोई लोगों और को मौका सवाल मिलना है? चाहिए ना पहले। अच्छा सर्वेश जी, सर्वेश जी, एकदम Hi, I'm Sujata. Yes. I'm a development writer. I just wanted to know your view, your personal view, and also, of course, the view that you represent the party of UCC and its impact on women. देखिए, मैं फिर कहूँगी, ये देश में कहाँ लागू हुआ 10 सालों में? कहीं लागू है? लागू है? नहीं, मैं जस्ट एक सवाल पूछ रही हूँ। इसकी जो संभावना है, नहीं, संभावना जो होना होता 10 साल में हो जाता। हमारे घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि ये देश का मुद्दा नहीं है। जिनके लिए ये मुद्दा है वो 10 साल से सत्ता में है, वो ला सकते थे या नहीं ला सकते थे? नहीं लाए ना। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ इसे एक चुनावी मुद्दा बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना है। ट्रिपल तलाक की बात हो, आपके दूसरे 370 पे मैंने देखा देश भर में 370 पे आदमकद के प्रधानमंत्री मोदी जी के पोस्टर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 370 पर वोट वहां मांगा जा रहा है। क्या कश्मीर में प्रधानमंत्री भाजपा चुनाव लड़ रही है? कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत आपकी नहीं हुई, उम्मीदवार नहीं उतारते आप। ये जो आप यूसीसी की बात कर रहे हो, उत्तराखंड में विधानसभा में कानून आ रहा है, उसको कहा जा रहा है वहां लागू किया जाएगा। हाँ, आप लाते ना, पूर्ण बहुमत थी, 10 साल थे, लाते, पास करते, लागू कर देते, है ना। आज भी नियम बन रहे हैं सीए के, नियम बन गए, लागू हो गया, पहली नागरिकता देश में दी जा रही। ये सिर्फ देश के अहम मुद्दों से भटकाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, एक तबके को मात्र किसी के खिलाफ भड़काकर खुश करके वोट लेने के प्रयास है, जिसमें इस बार सफल होते हुए दिख नहीं रहे। मैं आपको सही बता रही हूँ, जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं उस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी, मध्य प्रदेश में थी, उसी शायद 21 जनवरी के करीब की बात है। हाँ, 21 जनवरी के करीब की बात है। आप मानेंगे नहीं कि पूरा भाजपा ने भगवाकरण किया हुआ था कि जैसे इसी के ऊपर अपना 400 सीटें पार करके तीसरी बार कुर्सी हासिल कर देंगे। लेकिन मैंने जैसे जैसे सफर शुरू किया, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च आया, मैंने इस लहर को कि भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर, धर्म के आड़ पर ये वोट और सत्ता हासिल कर जाए, उसे राम भक्तों ने ही ठुकरा दिया। आज कहीं ये मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि राम भक्तों ने इसे मुद्दा भाजपा के लिए बनाकर उसे सत्ता हासिल करने का मौका नहीं दिया है। तो ये सारे मुद्दे वो हैं जो भाजपा आरएसएस संघ के हैं, जिसे सिर्फ बदलने के लिए वो 400 सीटें मांग रहे हैं, और वो सीटें मांग रहे हैं संविधान को बदलने के लिए, इस तरह के जिसपे सहमतियां नहीं है। आप क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के राज्य का चुनाव, उड़ीसा में विधानसभा हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, 3 राज्य ऐसे हैं बड़े जहां पर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत आप क्यों नहीं दिखा पाए? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि इसी 2024 के सितंबर में जम्मू कश्मीर का चुनाव होना है और भाजपा भाग रही है। तो इसी से साबित होता है वो आरएसएस के एजेंडे पर तानाशाही से, संख्या बल पर, बहुमत के दम पर थोप रही अपने फरमान, और हम लोग सहमतियों में, बीच के रास्तों से कानून लाकर देश की सहमतियों से लाना चाहते हैं। ये अंतर है हमारे उसमें। मेरा सवाल है, आप पूरे देश की महिलाओं, मेरा नाम निधि है, मैं एक यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ, नेशनल दर्शक उसका नाम है। मेरा सवाल है कि महिलाओं की आप बात कर रही हैं, ऑल इंडिया महिलाओं की कंडीशन पे आप बात कर रही हैं, संसद में एक बिल लेके आया जाता है 1/3 वुमेन रिजर्वेशन के लिए, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी का समर्थन किया था, जबकि आप राहुल गांधी एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी की बात करते हैं, जबकि उनको विरोध करना चाहिए था, बिकॉज उसमें रिजर्वेशन के तहत फिक्स सीटें नहीं थी महिलाओं के लिए, बहुजन महिलाओं के लिए फिक्स सीटें नहीं थी। कौन से वाले कानून में? महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन बिल लाया गया था लोकसभा में, महिला आरक्षण बिल, जी यही वाला ना? हाँ, जी। हाँ। उसमें कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था, जबकि आरजेडी के स्पोकपर्सन है मनोज झा जी, और ओवैसी ने उनका विरोध किया था। और आपकी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि आपकी पार्टी बहुजन की बात करती है, बट जब बिल की बात आती है तो वो बीजेपी के साथ ही चली जाती है, जबकि विरोध करना चाहिए। हम बीजेपी के साथ हैं, हम ओबीसी महिला आरक्षण में ओबीसी की बात कर रहे हैं महिलाओं को,
कौन विरोध कर रहा है? भाजपा। तो हम भाजपा के साथ हैं या भाजपा के इस बात के खिलाफ है कि वो ओबीसी महिलाओं को हक नहीं देना चाहती? हम महिला विरोधी है या नहीं? सबसे पहले शुरुआत ही इससे हुई कि 14 लाख बहनें पंच और सरपंच हैं। ये कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है कि पंचायतों में दिया? क्या ये महिला या कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है कि आज 50% महिलाएं देश में नगर निगम पार्षद और मेयर हैं? मैं आपसे जस्ट पूछूं, घरेलू हिंसा कानून कौन लेकर आया? मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, है ना? कन्या भ्रूण हत्या पे कानून हो, घरेलू हिंसा कानून हो, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पे कानून हो, मैं जस्ट एक कानूनों की बात कर रही हूँ, है ना? अब आप कह रही हैं कांग्रेस ने ऐसा किया। 1984 याद रखिएगा, 403 सीटों का इतिहास श्री राजीव गांधी जी और कांग्रेस के नाम पर है, जिसे मोदी जी भी 400 कहते हैं, 403 कहने की हिम्मत नहीं दिखाते क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा जो कांग्रेस के नाम पर 403 सीटों का है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे कब मिला कांग्रेस को पूर्ण बहुमत अपने दम पर? भाजपा को तो दोनों बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला, हमें नहीं मिला। क्या हुआ? यूपीए बना। यूपीए में सब सहयोगी शामिल हो गए। आज भी हमारा एक 5 न्याय 25 गारंटी है, आम आदमी की अपनी गारंटी है, समाजवादी की अपनी गारंटी है। स्वाभाविक है इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी हम सब एक मंच पर आ जाएंगे, हम अपने अपने वायदों को निकाल कर लाएंगे, जिस पे सहमतियां होंगी वो सब एक पेपर बन जाएगा कि जिस पे सहमति है उसे तो तुरंत पहली कैबिनेट मीटिंग में 100 दिन में लागू कर दीजिए। जिस पे सहमतियां नहीं है उसमें लोकतंत्र में चर्चा होगी, है ना? तो यही है, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी जी, कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी की इच्छा शक्ति थी कि राज्यसभा में हम महिला आरक्षण कानून को सहमतियां बनाकर, बहुत चीजें होनी थी, बहुत नहीं हुई, लेकिन सहमति बनी, कानून पास हो गया। और अभी भी मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा को तो सहमति की जरूरत ही नहीं थी ना। एक आवाज में महिला आरक्षण कानून होता, ओबीसी बहनों को आरक्षण मिलता, लागू हो जाता, 146 बहनें लड़ती, मोहताज नहीं थे किसी के, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे क्योंकि हम यूपीए में थे, हम सबको साथ लेकर चलना चाह रहे थे, चाहे हमारे सहयोगी एसपी थी, बीएसपी थी, सबको सुनना एक लोकतंत्र में जरूरी था उस समय। धन्यवाद। अभी जो 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसमें महिलाएं और उनके ऊपर टिप्पणियां, गुजरे कल भी एक भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर कार्रवाई की है आयोग ने, उनसे जवाब तलब किया है। इस चुनाव में ऐसा क्या हो रहा है कि महिला जो है वो प्रचार में फोकस होने के लिए उनकी उपलब्धियों के बजाय टिप्पणियां ज्यादा फेमस हो रही है? देखिए, मैं आपको फिर कहूंगी, दो चीजें हैं चुनाव में, कथनियां और करनियां। मुझसे अगर कहेंगे कि मुझे किसको चुनना है तो मैं कथनी नहीं करनी को चुनूंगी, है ना? क्योंकि चुनाव है, मंच सजे हुए हैं, नेता भाषण दे रहे हैं, टिप्पणियां हो रही हैं, और टिप्पणियों पर इसने उसको ये कहा पर सारा चुनाव खत्म हो जाता है, मुद्दे हाशिए पे चले जाते हैं। तो मुझसे अगर आप बात करेंगे तो मैं कथनी को नजरअंदाज करते हुए महिलाओं पर करनी के ऊपर, महिला सुरक्षा करनियां हैं इनकी, है ना? दुष्कर्म किया है, बलात्कार किया है, नाबालिग बेटियों का यौन उत्पीड़न किए हैं, है ना? और आज भी जेल नहीं, जेल से बाहर है, सत्ता में भागीदारी है। तो मैं फिर कहूंगी, जो हो गया है उसके बाद फिर अभी होगा, हमले होंगे, बहुत ऊंच नीच गलत कहा जाएगा और मुद्दों से भटकाकर उस पर चर्चा लाई जाएगी। मैं सबको निवेदन करूंगी, करनी को नजरअंदाज कर दीजिए, कथनियों पर 10 साल की जो करनियां हैं, है ना, कथनी छोड़िए, करनी जो है इसको मुद्दा बनाए रखिए, इस पे जवाब भाजपा से मांगते रहिए और इसी पर अपना वोट आदि आबादी की जो अगर हिफाजत, रक्षा, सुरक्षा की बात है उस पे होगा, ये मुझे भरोसा है। थैंक यू अलका जी। अब मैं मंच पारुल जी को देती हूँ। अलका जी, मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपने है, और मैं आपको खुद बता देती हूँ, चांदनी चौक की विधायक रही और चांदनी चौक से मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं लड़ूं, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ कि तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूरे देश के अंदर एक मजबूत संगठन के साथ महिलाओं के मुद्दे को मुझे लेके जाना है, तो मेरे लिए पार्टी का फैसला हुआ कि मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं, मैं लड़वाने में, उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में मदद करूंगी। मैंने जो पार्टी का आदेश था स्वीकार किया। वही इसमें आदेश जो है प्रियंका गांधी जी के लिए भी हुआ, पूरा देश चाहता था, शायद प्रियंका जी से भी पूछेंगे, बिल्कुल वो क्यों नहीं लोकतंत्र में जाकर चुनाव लड़के लोगों का मत हासिल करके लोकतंत्र के उस मंदिर में उस आवाज़ को जो लोकतंत्र के बोलना चाहिए वो भी चाहती थी, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ कि हमें प्रचार करना है। तो ऐसी बहुत सी बहनें थी, बहुत से कारण होते हैं कि पार्टी चाहती है कि आप चुनाव लड़े नहीं, आप लड़वाएं, आपकी भूमिका, आपकी ज़रूरत जो है इससे ज़्यादा है, हम कभी भी चुनकर आ सकती हैं। लेकिन अगर आप फिर बात करेंगी
क्यों नहीं दे पाए और क्या चीज़ें होती है जिसे हम ध्यान में रखते हैं महिलाओं को टिकट देने के लिए। प्रियंका गांधी जी महिला महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी, कहा गया एक छोटा राज्य गोवा हिमाचल ले लीजिए, आसान रहेगा, जीत जाएंगे और उनको श्रेय भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश चुना, 403 सीटों का विधानसभा चुना और कहा कि पार्टी के अंदर महिला महासचिव हूँ, पार्टी के भीतर महिला आरक्षण करूंगी। 40% महिला आरक्षण कर दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 150 बहनों को चुनावी मैदान में उतार दिया, इस सोच के साथ कि विपक्ष भी इन 40% सीटों पर 150 बहनों के सामने महिला उतारेगा, तो जीते हारे कुछ भी हो महिला 140-50 पहुंच जाएंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? हमारी 150 महिलाओं के सामने उत्तर प्रदेश में भाजपा ने धन और बल के साथ ऐसे माफियाओं को, ऐसे लोगों को उतारा जो हमारी बहन बेटियां जो चुनाव में थी उनका चरित्र हनन करने लग गए, उन पे हमले करने लग गए। और वो महिलाएं अभी तैयार पूरी तरह से नहीं थी। पहला चुनाव सीधा विधानसभा का लड़ रही थी। हमारी बहुत सी विधायक लोकसभा लड़ रही है जो पंचायतों से आई, नगर निगम विधायक लड़ी और आज संसद में है, तैयार हो चुकी थी, हर चीज के लिए अपने आप को पका चुकी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हुआ नहीं। भाजपा टिकट देती तो बेशक उनकी जीतती लेकिन महिला पहुंचती, वो हुआ नहीं। तो ये सोच सिर्फ कांग्रेस में थी और आज भी मैं आपसे यही कह रही हूँ। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा इस कानून को लागू करती तो 180 बहनें पहुंच सकती थी और उन 80 बहनों को संसद में पहुंचने से वंचित रखने के सबसे बड़े दोषी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा सवाल है, आपने कहा हम जो आने वाले चुनाव है विधानसभा के, उसमें मैं एक राज्य भूल गई थी, याद आया, झारखंड में अभी विधानसभा होगा, दिल्ली में होगा, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। हम ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनते ही महिला आरक्षण कानून इन 4 राज्यों में सबसे पहले लागू होगा और महिला आरक्षित सीटें हो जाएंगी और तब महिलाएं लड़ेंगी। अब तैयार होने ना होने की बात खत्म हो जाती है। अब महिला को चुनाव में उतरना है और एक महिला दूसरे महिला के सामने आरक्षित सीट पे लड़ेगी और हारेगी भी महिला, जीतेगी भी महिला और पहुंचेगी भी महिला। लेकिन प्रियंका गांधी जी का जो मैंने बात की, वहां पर महिलाओं के लिए हमने आरक्षित की थी सीटें, कानून नहीं था, पार्टी ने कर दी, 150 बहनों को उतार दिया सोच के साथ कि भाजपा भी उतारेगी। पर भाजपा ने धन और बल से माफियाओं को, चरित्र हनन और हमला करने वालों को खड़ा किया, इसलिए चुकी है ना, इसलिए चुकी। लेकिन अब वो तैयारी की अगर आप बात करेंगे, विधानसभाएं हैं ये चुनाव और स्वाभाविक है वहां पर पंचायत नगर निगम लड़कर बहनें 50% तैयार बैठी हुई, सीधा विधानसभा की टिकट देनी है, महिला आरक्षण हो चुका है, वो लड़ेंगी और जीत जाएंगी और पहुंचना शुरू हो जाएगा। और स्वाभाविक है जब ये 4 विधानसभाओं से तो शुरुआत कर रहे हैं, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुत से राज्यों में इसी तरह महिला आरक्षण हो चुका होगा। महिलाएं विधायक ही नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा है, केरला में हमारा महिलाओं का बूथ स्तरीय सम्मेलन हुआ और राहुल गांधी जी ने कहा मेरे पिता का सपना था महिलाओं को, आधी आबादी को पूरा हक देना, जो पंचायतों में, नगर निगमों में राजीव जी देकर चले गए, लेकिन सपना अधूरा है, अभी विधानसभा लोकसभा में नहीं हुआ। और उन्होंने कहा अगले 10 साल में, मात्र 10 साल में वो देश की 50% राज्यों में महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो महिलाएं बैठी थी, उन्होंने राहुल जी से सवाल किया कि आज़ादी के 75 साल में आज अगर हम देखें तो मात्र एक राज्य है बंगाल जहां महिला मुख्यमंत्री है। 75 साल में आज एक महिला मुख्यमंत्री, और आप 10 साल में देश की 50% राज्यों की महिलाएं मुख्यमंत्री होंगी, कैसे संभव है? अब मेरे नेता का सवाल का जवाब सुनिएगा, जो मेरे लिए भी बहुत जरूरी था जानना। उन्होंने कहा अलका क्यों ये संभव नहीं होगा? हम महिला आरक्षण लागू कर रहे हैं, हर राज्य विधानसभाओं में आरक्षण लागू की शुरुआत इसी साल 24 में इन राज्यों से हो जाएगी। महिला जब विधायक बन गई तो अगला कदम क्या है उसका? उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ ही तो लेनी है। 33% बहनें लड़ गई आरक्षित सीटों पे, विधायक बन गई, अगला कदम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ का है ना, मंत्री की क्यों नहीं लेंगी शपथ? लेंगी, इन राज्यों से शुरुआत करेंगे। और लगा ये तो आसान हो गया, और लोकसभा 29 तक, क्या मालूम इन्हीं में से भविष्य की महिला दूसरी प्रधानमंत्री भी आपको मिल जाए। अच्छा, एक प्रश्न का लोकसभा में और नहीं करना चाह रही हूँ कि क्योंकि 25 तारीख बहुत नज़दीक है और दिल्ली का जो दिल है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, इसी दिल्ली की राजधानी में पैदा हुई, पली बड़ी, यहीं से राजनीति शुरू की, छात्र जीवन से 18 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी, NSU की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, पूरा देश दौरा किया, और आज 30 साल में मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दिल्ली की नस नस से मैं वाकिफ हूँ।
सच मानेंगे तो दिल्ली शीला दीक्षित जी को मिस कर रही है। एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर 15 साल में हरी भरी दिल्ली, मेट्रो फ्लाईओवर वाली दिल्ली और जिस तरीके का उन्होंने विकास किया है, आज शीला जी को मिस किया जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली का, अगर आप कहेंगे इन चुनावों का भविष्य 2014-2019 में आम आदमी पार्टी और हमारा वोट बटा, जिसकी वजह से भाजपा 7 सीटें दोनों बार जीतने में कामयाब हुई। ये तीसरा चुनाव है जो आम आदमी पार्टी और हम अलग अलग नहीं, साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, वोट बट नहीं रहा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन 7 की 7 सीटों पर राजधानी दिल्ली में हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। और इस बात का एहसास भाजपा को भी हो चुका था। भाजपा ने जब अपना दिल्ली का सर्वे करवाया इंटरनल, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, शाह जी को बताया गया कि दिल्ली की 7 सीटें भाजपा हारने जा रही है। अब उसका हल खोजा कि सिटिंग 6 सांसदों की टिकट कट जाती है। मीनाक्षी लेखी की उम्र नहीं थी ना मार्गदर्शन मंडल में जाने की। 10 साल से सांसद, केंद्रीय हमारी विदेश मंत्री रही हैं, उनको आपने मार्गदर्शन मंडल में घर में बिठा दिया। गौतम गंभीर की उम्र नहीं थी, परवेश साहब सिंह वर्मा की उम्र नहीं थी, डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना में जिन्होंने शानदार काम किया, मोदी जी आप बताते थे, घर बिठा दिया। उनको तो आगे करके वोट मांगने चाहिए थे आपको। सो भाजपा का सर्वे इंटरनल था कि भाजपा 7 सीटों पर हार रही है। हार से बचने के लिए चेहरे बदल दिए, लेकिन उसका असर, फर्क अभी बिल्कुल उनको नहीं हो रहा। 7 की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के 7 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। ये कल जो वारदात कन्हैया कुमार पर हमला किया गया, और जिस शख्स ने हमला किया कन्हैया कुमार के ऊपर, वो मनोज तिवारी की जनसभाओं में उनके मंच पर उनकी बगल में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो ये हिंसक हो रहे हैं, गुस्से में आ चुके हैं, सत्ता कुर्सी हाथ में जाते हुए हार दिख रही है, इसलिए हिंसा पर उतर आए हैं। यहीं से साबित होता है कि इंडिया अलायंस 7 सीटें दिल्ली में जीतने जा रही है। और आज तो श्री राहुल गांधी जी की जो है बहुत बड़ी अशोक विहार रामलीला ग्राउंड में चांदी चौक लोकसभा में जनसभा भी है। राहुल गांधी जी मैदान पे उतर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी आप लगातार देख रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का मनोबल पूरा ऊंचा है और 7 सीटें बदल रही हैं। तो ये कहा जाता है जिसकी दिल्ली उसका देश। दिल्ली हमारी है, इंडिया अलायंस की है, और देश भी इंडिया अलायंस का है। बहुत अच्छा। सुजाता, नहीं, आई नो उस तरह से महबूबा मुफ्ती जी, हाँ, उसका शीला जी, वसुंधरा जी, आपके जयललिता जी, ममता बनर्जी जी, मुझे लगता है बहुत से मुख्यमंत्री, मैं आज की तारीख की बात करूँ कि आज देखें तो आज एक ही है, आज एक ही। नहीं, पहली मुख्यमंत्री, पहली गवर्नर, पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री, स्वाभाविक है। वो तो कांग्रेस की देन है, जो कहते हैं महिलाओं को कांग्रेस ने क्या दिया है। हाँ, हम तो कहते हैं, तो हम तो इस बात को कहते हैं तथ्यों के आधार पर। बिल्कुल, हमें उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। अब कंगना रनौत लड़ रही है, उनके लिए तो देश ही 2014 में आज़ाद हुआ है। उससे पहले तो भीख में आज़ादी मिली है हमें, ऐसी भी महिला चुनाव में है ना। और मुझे स्वाभाविक है उनके खिलाफ मंडी में प्रचार करने जाना पड़ रहा है, जिनके लिए देश भीख में आज़ादी मिली हो, 14 में आज़ाद देश हुआ हो, उनके लिए मोदी जी ही भगवान हैं। विश्व युद्ध रुकवा देते हैं वो, लोगों ने कहा पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी रुकवा सकते हैं काश वो देश का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।